हेलो साथियों, क्या हाल चाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो कमेंट करके जल्दी से बताएं सब बढ़िया हैं, मौज में। पढ़ाई कैसी चल रही है? चलो, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट को बेस में रख के हमने एक क्लासेस शुरू की हैं और उसमें हमने हिंदी जो शुरू की है उसमें हिंदी का इतिहास हम पढ़ चुके हैं, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से हम अपना व्याकरण का पोर्शन शुरू करेंगे। व्याकरण व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। किस किस से? वी आ करण। जिसमें वी का अर्थ होता है भिन्न और आकरण दोनों से मिलकर होता है बने हुए। यानी कि व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, वी आ और करण, और जिसमें वी का अर्थ होता है भिन्न और आ और करण इन दोनों से मिलकर अर्थ निकलता है बने हुए। यानी हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि भिन्न नियमों या सूत्रों से बने हुए संग्रह को भिन्न नियमों या भिन्न सूत्रों से बने हुए संग्रह को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। लिख देता हूं मैं। कहते हैं क्या? भिन्न नियमों से बने हुए संग्रह को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5वां है काव्य विचार। काव्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, ध्वनि विचार, वाक्य विचार और काव्य विचार। व्याकरण के 5 भेद ये होते हैं और इनमें हम शुरू करते हैं अपना वर्ण विचार। पहले वर्ण विचार में क्या आएगा? वर्णमाला। वर्ण विचार में वर्णमाला हम पहले पढ़ेंगे। वर्णमाला जैसे कि फूलों की माला होती है फूलमाला, जैसे फूलों की माला होती है फूलमाला, और फूलमाला से यदि हम फूलों को अलग कर लें तो वह फूलमाला नहीं रह जाती, सिर्फ एक माला रह जाती है धागे की। तो उसी तरह से वर्ण विचार में से यानी वर्णमाला में से अगर हम वर्णों को अलग कर दें, वर्णों को निकाल लें तो ये वर्णमाला नहीं रहेगी। जैसे वर्ण का, ह, ग, घ, अंग। का, ह, ग, घ, अंग। पहले तो इन्हें कै, ख, ग, घ कहना बंद करो। क्यों? बचपन से हम अधिकतर यूपी, राजस्थान, हरियाणा इन क्षेत्र के जो जितने भी लोग हैं उनको अधिकतर ऐसे ही पढ़ा, मतलब ऐसे उच्चारण होता है उनका, कै, ख, ग, घ। मैं भी ऐसे ही करता था बचपन में, मैं भी। लेकिन जब पता चला हमको कि कै, ख ने का, ख, ग, घ होता है। और जैसे देखो कहते हैं ना, कैसे कबूतर। अब कै बोलते हैं, कै तो ऐसे ही होगा कै। जब इस पे मात्रा लगेंगी 2 तो क्या बनेगा। अब इसको कैसे कबूतर कैसा होता है यार, ये समझ में नहीं आता कभी। कैसे तो कैबूतर हो जाएगा ना, कबूतर तो होगा नहीं।
कैसे कबूतर होगा, कबूतर नहीं होगा। तो इसलिए कै ख गे घे में कहना ये सब छोड़ दो और अब से कहना शुरू करो का खा गा घा अंगा। और ये क्या है, अंगा। इसको अधिकतर लोग क्या पढ़ते हैं, अड़ा। जैसे सामान्यतः गंगा कैसे लिखते हैं हम, गंगा ऐसे लिखते हैं, लेकिन लिखा कैसे जाता है, ऐसे या इस तरह से। अब लोग क्या पढ़ते हैं ऐसे ज़्यादातर, गडगा। अब गडगा गडगा नहीं है, गंगा यही है। असल में गंगा ये ऐसे ही लिखा जाता है, लिखने को हम मानक अंकों में, मानक शब्दों में लिख देते हैं इस तरह से, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है। या जैसे एक और शब्द बनता है शंकर। शंकर को लिखते कैसे हैं, इस तरह से या इस तरह से, शंकर। ठीक है, तो ये षडगर नहीं है, शंकर है, ये गडगा नहीं है, गंगा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और एक चीज़ और, जब यहाँ तक बता रहा हूँ तो थोड़ा सा और इसको देखो। ये जो यहाँ ऊपर बिंदी लगी हुई है, बिंदी बोलते हैं ना, ठीक। यहाँ गंगा गा के ऊपर अगर लगी है तो इसमें जब गंगा के ऊपर यानी कि गा के ऊपर ये बिंदी लगी है तो यहाँ हमारे उच्चारण क्या निकल रहा है, हमारा अंग, गंग अंग, यानी कि यहाँ ना की आवाज़ आ रही है, ना। यहाँ भी शंकर है तो शंग अंग, यहाँ भी ना की आ रही। लेकिन कुछ जगह जैसे कि हम इसको देखते हैं संबंध को, चलो संबंध देखते हैं, इसमें दोनों आ गए। यहाँ सा के ऊपर जो बिंदी है, बिंदी दोनों की से समान है, बिंदी दोनों में समान ही है, लेकिन सा के ऊपर जो बिंदी है उसमें क्या उच्चारण आ रहा है, अंग, यानी अंग नहीं अम, सम आ रहा है, सम। और यहाँ बा के ऊपर बन, यानी कि ना। इस बार इस बिंदी की माँ से आवाज़ निकल रही है और इसकी ना से आवाज़ निकल रही है। तो ये क्यों निकल रही है, कुछ पता है, कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहां एक पंचमाक्षर का नियम आता है। क्या आता है, पंचमाक्षर का नियम, पंचमाक्षर का नियम। अब पंचमाक्षर क्या होते हैं, जैसे हम आगे चल के अभी स्पर्शी व्यंजन देखेंगे, उसमें ये वर्गीय व्यंजन, जैसे एक ये है का खा गा घा अंगा है, दूसरा चा छा जा झा अइया टा ठा डा ढा, ऐसा आएगा। तो मतलब एक वर्ग ऐसे चलेगा 5 का, एक ऐसे एक ऐसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये 5वां वर्ग है। 5वां वर्ग ये है। तो 5वें वर्ग के जितने भी होंगे नीचे को, यहाँ जैसे अंगा है, अइया आएगा, अड़ा आएगा, ना आएगा, मा आएगा, अंग अंग अणा ना मा, ये 5 जो वर्ण होते हैं ये इन्हीं को मिलाकर पंचमाक्षर बोला जाता है। पंचमाक्षर ये सारे पंचमाक्षर ही हैं, और इन्हीं के ऊपर ये पंचमाक्षर का नियम दिया गया। क्या, जैसे सम के ऊपर, यानी कि पंचमाक्षर का नियम ये कहता है जिस वर्ण के ऊपर क्या ये बिंदी हो, अनुस्वार हो, और उससे अगला जो वर्ण होगा, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार की बिंदी हो और उससे अगला जो वर्ण होगा, जैसे यहाँ बा है तो बा वाले वर्ग के अंत में जो वर्ण आएगा उसी का हम उच्चारण करते हैं। जैसे अब बा कौन से वर्ग में आ रहा है, पा वर्ग में, पा फा बा भा मा, यानी जिस वर्ण के ऊपर बिंदी हो, अनुस्वार हो, और उससे अगला जो वर्ण होगा और उस वर्ण वाले वर्ग के अंत में जो वर्ण होगा। जैसे कंफ्यूज मत होना, जब इस चीज को तुम पढ़ोगे आगे चल के, अभी अगली क्लासों में इस चीज को जब तुम पढ़ोगे, वर्गीय व्यंजन को जब पढ़ लोगे, फिर ये चीज तुम्हारी बहुत अच्छे से क्लियर रहेगी। अभी तुम ये सोच रहे होगे कि यार क्या है ये, कैसे है, अभी परेशान मत होना, मैं इसको सिर्फ बता रहा हूं, आगे जाके तुमको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ क्या है, अंतिम वर्ण बा है, अब अगला वर्ण क्या है, बा है, तो बा वाले वर्ग में जो अंतिम वर्ण है हमारा वो माँ है। क्या है, माँ। तो जो
अगले वर्ग के अंतिम वर्ड वाला जो वर्ण होगा उसी का हम यहाँ उच्चारण करते हैं, उसी का यहाँ आ जाता है माँ, यानी कि इसमें हम यहाँ इसको मिला देते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको। इस बिंदु को हम यहाँ ले लेते हैं बा, यानी कि सा मा संभ, ये हो गया ना संभ संभ। तो इस तरह से होता है। हम इसको ले कहीं हमें दिखता है, हम ये नियम नहीं लगाते, हमारी आदत में इस टाइम आ चुका है। अगर जैसे कि यहाँ गंगा है तो नाम गंगा ही निकलेगा, गंगा नहीं निकलेगा। शंकर है तो शंकर नहीं निकलेगा, शंकर ही निकलेगा। ऐसे जैसे संबंध है संबंध नहीं होगा, ठीक है। उस तरह से जो हमारी आदत में आए हुए हैं ना ये इस टाइम पे, हमें आदत में तो है, लेकिन हमसे अगर कोई पूछने लगे क्यों, तो क्या बताओगे फिर? पता तो होना चाहिए ना। तो कह देना कि जिस वर्ण के ऊपर बिंदी होती है और उससे अगला जो वर्ण होता है, उस वर्ण वाले वर्ग के अंत में जो वर्ण होगा उसी का हम यहाँ उच्चारण करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब जैसे यहाँ बा है, बा के ऊपर बिंदी है, तो धा कौन से वाले वर्ग में आता है? ता था दा धा ना, तो लास्ट में धाग वाले वर्ग में कौन सा आ रहा है? अंत में ना, तो यहाँ बन हो जाएगा ये संबंध, ठीक है। इस तरह से ये ध्यान रखना, बहुत गहरी और बहुत बारीक चीज़ है। कोई ज़्यादातर बताते नहीं है वैसे इसको, कोई नहीं, हम है ना, तो फिर क्या गम है। क्योंकि वर्णमाला पढ़ रहे हैं और वर्णमाला के ही नियम हमें ना पता होंगे तो कैसा चलेगा फिर काम, ठीक। तो देखो पढ़ने का मज़ा तभी है जब हमें कोई उस टॉपिक में अटका ना सके, कोई फंसा ना सके। कोई भी आके हमसे कुछ भी पूछ ले तो हमें एकदम तुरंत उसका उत्तर दे देना चाहिए। मज़ा तो तभी है ना। तो अब वर्णमाला हम देखते हैं, ये क्रम में का खा गा घा अंगा, यानी कि क्रम है ये। का वर्ग, नीचे आता है चा वर्ग, उससे आता है टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसा चलते हैं ये। असल में 5 ही होते हैं, मैं आगे बताऊंगा जब व्यंजन में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही देख लो। एक क्रम में है तो वर्णमाला की जो परिभाषा हम लिखते हैं वो लिखते हैं वर्णों के व्यवस्थित या उचित, या फिर कह सकते हैं हम क्रमित। वर्णों के व्यवस्थित, उचित या क्रमिक रूप या समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कुछ 2-4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्या है वो? पहला है वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और इनमें लगभग सभी को कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि लगभग एक से ही है। क्या वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बता दोगे वर्ण है, ठीक। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब भाषा की सबसे छोटी इकाई आती है क्या? स्वर्णिम, या स्वर्णिम भी कहीं लिखा होता है, ठीक है। और भाषा की लिखित, अब यहां देखना एक शब्द बढ़ गया इसमें, क्या? लिखित। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह क्या आ जाती है? वह वर्ण हो जाती है। अब वर्ण क्यों? वर्ण को हम इससे ज़्यादा खंडित, यानी कि वर्ण को इससे ज़्यादा छोटे रूप में हम नहीं लिख सकते। वर्ण क्या होता है? वर्ण ये जिसके नीचे हलंत होता है उसको हम वर्ण कहते हैं, या स्वरों में हलंत नहीं होता, स्वरों को भी हम उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्ण को हम उससे ज़्यादा छोटा नहीं लिख सकते। तो भाषा की लिखित, लिखने में वर्ण सबसे छोटी इकाई है। और भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई में क्या आएगा? मौखिक सबसे छोटी इकाई में ध्वनि आ जाता है, ध्वनि आ जाता है। वर्ण का तो पता है। अब ये स्वर्णिम और ध्वनि ये क्या है? स्वर्णिम वह होता है, यानी मुख के हमारे मुख के एक बार खुलने
और एक बार बंद होने के मध्य जो हमारे मुख से वायु निकलती है, यानी मुख के एक बार बंद होने और एक बार खुलने के मध्य, यानी एक बार खुलने और एक बार बंद होने के मध्य जो हमारे मुख से वायु निकलती है वही क्या है, स्वर्णिम है, वही स्वर्णिम है। जैसे हमने लिखा पा, पापा, अब हमने क्या लिखा, पापा, पा बोला एक बार, पा, पा, एक बार खुला एक बार बंद हुआ, यानी कि एक बार पा बोलने में मुख हमारा एक बार खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, तो उसी को क्या कहा है, एक बार के खुलने और उसी के बंद होने के मध्य जो हमारी वायु निकलती है वह स्वर्णिम है। तो यहाँ 2 बार पापा आया है तो 2 बार हमारा मुख खुलेगा, पा, पा, तो 2 बार जब हमारा मुख खुलेगा तो यहाँ स्वर्णिम कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 स्वर्णिम हो जाएंगे। और वही ध्वनि को अगर हम देखें तो ध्वनि किसी भी चीज़ की हो वो सिर्फ एक ही होती है। अब पापा हमने बोला, पापा सिर्फ एक ही बार हमें सुनाई देगा, तो जो भी कुछ हम सुनते हैं वह ध्वनि ही होती है। तो कह सकते हैं कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना, इसमें याद रहेगा, ठीक है। एक प्रश्न और है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, बताओ। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, कुल वर्णों की संख्या 52 है, इसको याद रखना, कुल वर्णों की संख्या 52 है और हिंदी में। और वहीं अगर हम देखें संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 63 है। ये किसने बताई, ये बताई पाणिनि महाराज जी ने संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 63 बताई थी, 63। और इसको किसने बताया, ये जो हिंदी में हम कुल वर्ण 52 पढ़ते हैं, ये कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 बताई है। पाणिनि महाराज जी ने बताई है 63। उन 63 में से जो कामता प्रसाद गुरु जी को उचित लगे उन्हीं में से छांट करके 52 उन्होंने बताई गई, ठीक, याद रखना। और हाँ, वर्ण, अभी पीछे वर्ण और अक्षर, एक है वर्ण और अक्षर, इनमें क्या अंतर है। वर्ण होता है जिसमें हलंत लगा होता है, जिसको हम और अधिक खंडित नहीं कर सकते, वह वर्ण होता है। और जिसमें हलंत लगा होता है उसको हम उससे ज़्यादा खंडित नहीं कर सकते, ठीक है। ये कह सकते हैं कि हलंत वाला सबसे छोटा रूप होता है। और अक्षर में हलंत नहीं होता लगा हुआ, हलंत, अभी इसको हम और खंडित कर सकते हैं, यानी कि अक्षर को हम और ज़्यादा खंडित कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे इसको, का, यहाँ हलंत लग गया और इसके अंदर से एक जो छुपा हुआ है आ, ये इसके अंदर छुपा रहता है, ये और ये दोनों मिलकर जब भी तो का बना, का, ये तो आधा ही रह गया ना। अब जैसे यहाँ है, ये देखा क्या है, धक्का, ठीक है, धक्का मुक्की वाला धक्का। तो इसमें क्या आएगा, ये है, ये जो आधा है ना इसमें नीचे लग गया हलंत, ठीक है, और ये का अलग है, ऐसा लिखा जाता है। वैसे तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, असल में यही है आधा, यानी कि हलंत लगने के बाद में इसको दिखाया जाए, लेकिन मानक शब्दों में हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। यहाँ क्या आ गया, ये वर्ण हो गया और ये अक्षर हो गया। एक शब्द देता हूँ तुम्हें,
सफल। अब सफल में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं बताओ। सफल, अब सफल भी होना है ना, हमें सफलता प्राप्त करनी है, सफल होना है। तो अब इसको हम खंडित करेंगे, टुकड़े करेंगे इसके। कैसे? स हलंत लगा दिया, तो हलंत लगा दिया तो हमने इसमें से क्या निकल कर आएगा हमारा? आ निकल कर आएगा, स्वर निकल कर आएगा। फिर फा, इसमें हलंत लगा दिया, तो फिर इससे क्या निकलेगा? आ निकलेगा। और ला, इसमें हलंत लगा दिया, इससे भी क्या निकलेगा? आ निकलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने खंडित कर लिया सभी को अलग अलग। सा आ, फा आ, ला आ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण हो गए। सफल शब्द में 6 वर्ण होते हैं। और वहीं हम अक्षर देखें तो अक्षर कितने होंगे? सा, ये अलग अलग रहने देंगे, इसमें से हम आ ना नहीं निकालेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3, 3 अक्षर हो गए इसमें। यानी कह सकते हैं हम सफल शब्द में 6 वर्ण होते हैं और 3 अक्षर होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो यार, अपने परिवार को बढ़ाओ। तो साथियों, वर्णमाला हमने देख ली है, वर्णमाला शुरू कर दी है, व्याकरण शुरू हो गई। व्याकरण में वर्णमाला का हमने कुछ भाग देख लिया, जिसमें बेसिक जानकारी हमने देख ली है। और अब अगले सेशन में हम वर्णमाला के भेद यानी वर्णमाला के प्रकार देखेंगे, स्वर, व्यंजन और अयोगभाव इत्यादि। ठीक है, तो तब तक के लिए साथ बनाए रखें। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि कैसी क्लास लगी, और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।